ओके फ्रेंड, चलिए फिर से हम आए हैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। हमने स्टार्ट किया था थियरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस, 5th सेमेस्टर सिविल का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके हमने सिलेबस डिस्कस कर लिए थे और हमने पिछला वीडियो में देखा था लास्ट टाइम तक क्या स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही था आपका क्या, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का मीनिंग समझने के लिए, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब समझने के लिए कि वो क्या होता है, कितने तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, सब देखें और उसमें से हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जाना। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जाना क्या कि डायरेक्ट जिस प्लेन पर स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं, स्ट्रेस किसी प्लेन पे निकाला जाता है, स्ट्रेस किसी प्लेन पर डिफाइंड है। तो जिस प्लेन पर आप स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं उस प्लेन में अगर डायरेक्ट लोडिंग लगा है, डायरेक्ट नॉर्मल हो चाहे डायरेक्ट शियर हो, डायरेक्ट नॉर्मल लगा है तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं और डायरेक्ट शियर फोर्स लगा है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था डिफरेंस के रूप में कि इनडायरेक्टली कैसे नॉर्मल एंड शियर आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसमें आपका पहला टॉपिक, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल लोड एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, पहला टॉपिक ऐसे आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट लोड एंड इसेंट्रिक लोड, एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक लोड। ठीक है, एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक लोड देख लीजिएगा सिलेबस उलट करके। तो उसी में से हम एक्सियल लोड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक्सियल लोड, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल लोड एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो गया होगा क्या कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस कैसे आते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस में बात करेंगे यहाँ पे आपका एक्सियल स्ट्रेसेस या एक्सियल लोड के बारे में। एक्सियल लोड क्या होता है, देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक कॉलम का डायग्राम बनाया है, बेहतरीन 3D में बनाने का कोशिश किए हैं। एक कॉलम का डायग्राम है जो वर्टिकल है, एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसके बेड्थ मान लेते हैं कि एक डायमेंशन इसका B है और दूसरा डायमेंशन माना गया है आपका A वाला डायमेंशन, A वाला D। ठीक है, B एंड D। ठीक है, तो इनके डायगोनल्स जहाँ पे कट करते हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड कहा जाता है उसको। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, इनके डायगोनल जहाँ पे, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल जहाँ पे डायगोनल कट करते हैं वहाँ पे होता है इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, और उस सेंट्रॉइड से पास होने वाला कॉलम के अंदर से एक एक्सिस होगा, उस सेंट्रॉइड से पास होने वाला कॉलम के अंदर से, यहाँ 2D में दिखाया गया होगा एक्सिस को, आप 2D में देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक, फिलहाल ये 2D में दिखा रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है कि ये वाला प्लेन आगे वाला यहाँ फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये फोर्स यहीं लग रहा है। इधर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमको ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। 2D में देख रहे हैं तो अंदर से आपका सेंट्रल एक्सिस पार हुआ है। हम अगर चाहें बनाने के लिए 3D में तो पॉसिबल हो सकता है, देखिए कोशिश कर रहे हैं, बन जाए तो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ये एक सेंट्रॉइडल एक्सिस आपका है जो बीच में है, बीचे बीच पार हो, इसको सेंट्रॉइडल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ए सेंटर जो इसका क्रॉस सेक्शन है इसके सेंट्रॉइड से पार करते हुए जाता है। ठीक है, अगर इस एक्सिस का बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि अगर आप लोड को डायरेक्टली इस एक्सिस के लाइन ऑफ एक्शन पे लगाए, लोड का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है, फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगते रहता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस सेंट्रॉइडल एक्सिस से कोइंसाइड कर जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड पे लगाते हैं आप फोर्स, ठीक है, अलोंग द सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो कहलाता है आपका एक्सियल फोर्स, क्योंकि कॉलम का एक्सिस कहलाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो सेंटर से पार होने वाला एक्सिस है, कॉलम के एक्सिस यही कहलाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो सेंट्रॉइडल से पार होने वाला लाइन्स है उसी को बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ दिस कॉलम, और उस एक्सिस के लॉन्ग फोर्स अब लगाते हैं तो कहलाता है एक्सियल लोड। खूबसूरती इस लाइन का ये है कि अगर आप लाइन ऑफ एक्शन लोड का इसके लॉन्ग रखते हैं तो ए प्लेन जो एक कॉलम है, कॉलम के जो क्रॉस सेक्शन है उसको बेंड कराने का कोशिश नहीं करता है,
उसको बेंड कराने का कोशिश नहीं करता है, बेंडिंग नहीं देता है। सेक्शन अगर ऐसे है तो भार के वजह से अगर सेंटर पे लोड आया है, सेंटर पे लोड आया है, एक मिनट थोड़ा सा, अगर सेंटर पे लोड आया है तो ऐसा है एक्सिस उसका कॉलम का, अगर सेंटर पे लोड आया है तो डायरेक्टली नहीं, ये बेंड नहीं इसे होगा ऐसे वैसे, ठीक है, सीधे के सीधे कंप्रेस होगा नीचे के तरफ, सीधे के सीधे एकदम सब, हर एक पॉइंट उस प्लेन का सीधे के सीधे नीचे कंप्रेस होगा, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस से नीचे कंप्रेस होगा, जो कि दिखाने का हम कोशिश यहाँ पे किए हैं आपको 3D में, दिखाने का हम कोशिश किए हैं आपको 3D में। देखिए एक प्लेन बनाए हैं हम हरा वाला से, ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल नीचे के तरफ कंप्रेस हुआ है, इक्वल नीचे की तरफ कंप्रेस दिखा रहे हैं, इक्वल कंप्रेस होते हुए दिखा रहे हैं आप, ठीक है, इक्वल नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ है, ठीक है। ये इसका है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, यूनिफॉर्म कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगा इसमें। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन भी हर जगह, हर एक पॉइंट इस सेक्शन का बराबर एक ही बार एक ही साथ दबा है, ऐसे बैठा है, क्यों? क्योंकि लोड कहाँ लगा था? एक्सिस पर इसका। इसी केस में एक्सिस से जैसे ही आप इधर उधर भागिएगा इसेंट्रिसिटी आने लगता है, उसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोड, उसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिसिटी। ये हम लोग जल्दी प्रैक्टिकली गेन नहीं कर सकते कॉलम वगैरह में, आपको बताए थे पहले भी कि प्रैक्टिकली एकदम कॉलम के एक्सिस के अलोंग लगाना लोड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छत का ढलैया ऊपर होता है, बीम जैसे तैसे ढलाते हैं, हो सकता है कोई बीम का लोडिंग उस साइड ज़्यादा हो तो एक्सिस सेंटर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का इधर भाग जाए, रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। ये प्रैक्टिकली गेन करना, प्रैक्टिकली इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है कि हम कॉलम एक बनाएं और उसके एकदम सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग ही कॉलम पर लोड लगाएं, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, बहुत कम, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ज़्यादातर केसों में नहीं होता है, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे कॉलम के सेक्शन एक साथ बिना बेंड किए हुए बैठेंगे नीचे, और ये आएगा डायरेक्ट आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो यूनिफॉर्म रहेगा, और इस कॉम्प्रेसिव यूनिफॉर्म कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के वजह से इसके बेस के पास, इसके बेस के पास या इसके हर जगह, हालांकि हम बेस के पास का केवल देखते हैं, बेस के पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेस कहाँ रखा था? सॉइल पे, इसका बेस कहाँ रखा था? सॉइल पे। तो सॉइल, नीचे के सॉइल पर यूनिफॉर्म, नीचे के सॉइल पर आप यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ना, तो सॉइल लोड ले लेता है, सॉइल को आसान होता है लोड लेने में। अब अगर एक जगह ज़्यादा दबा रहे हैं सॉइल को, एक जगह कम दबा रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा दबा रहे हैं वहाँ पर से सॉइल क्या होता है? धंसने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जो स्ट्रक्चर सॉइल पर रखा रहा है उस अपने बेस पर यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस का लोड लगाने का कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, हम लोग से करा पाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत केस में, तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से जो सॉइल के द्वारा दिया गया स्ट्रेस है वो भी इस पर कॉलम पर यूनिफॉर्म लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा हर जगह। एक केवल दो हम लाइन पर दिखाएं, दो हम एड्स पर दिखाएं आपको, ये अंदर के तरफ वैसा ही है, पूरा प्लेन पर, यहाँ बेस के प्लेन पर यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। इसके ऊपर कॉलम के ऊपर दिखाएं तो कॉलम भी सॉइल के ऊपर ऐसा जनरेट करेगा कॉम्प्रेसिव, इधर से भी लग गया, इधर से भी लोड है, तो फिर हाँ इसमें क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगे। उसका यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डायग्राम हम बनाए हैं, इसको करिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डायग्राम है यहाँ पे। यूनिफॉर्म स्ट्रेस का सिग्मा से हम दिखाते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को या टेंसाइल स्ट्रेस को, ठीक है, सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा सी कर दे। कॉम्प्रेसिव के लिए कॉलम में कॉम्प्रेसिव है, कॉलम में कॉम्प्रेसिव आता है, कॉलम डिफाइन है कॉम्प्रेसिव लोड के लिए। चलिए यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस ऐसे आएंगे, ठीक है। 3D में आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्सियल लोड कहाँ से पार होगा, एक्सियल लोड किसको कहते हैं। और 2D में इसी को दिखाया गया है, छोटा करके हम दिखा दें। एलिवेशन में ऐसा दिखेगा, पी लोड लग रहा है आपका, और उसका क्रॉस सेक्शन बना है प्लान में, उसका क्रॉस सेक्शन बना है प्लान में आपका, ठीक है, इसको प्लान बोलते हैं, प्लान, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बना है इसको हम प्लान में। ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि इस पर कितने स्ट्रेसेस आए हैं। फिलहाल हम इसके आपका पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग भाषा वगैरह लिखने के लिए देख लेते हैं कैसे इसको डिफाइन करेंगे। कैसे अगर पूछ दिया आपको कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ, डिफाइन द एक्सियल लोड एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, एक्सियल लोड एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, एक्सियल लोड के वजह से आने वाला स्ट्रेस को कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट लोड लगाना इस पर। चलिए देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनेशन, एक्सियल लोड का डिफिनेशन देखिए, एक्सियल लोड का डिफिनेशन देखिए, एक्सियल लोड का डिफिनेशन, when a load whose line of action coincide with the axis of member, member के
एक्सिस से, मेंबर के एक्सिस से अगर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिधर फोर्स लगते जाता है, जिस लाइन के लॉन्ग लगता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, अगर उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से कॉन्साइड कर जाता है कुछ लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ क्या है, कॉन्साइड विद द एक्सिस ऑफ मेंबर, और या कुछ लाइन ऑफ एक्शन एक्ट्स एट ए सेंट्रॉइड ऑफ ए सेक्शन, उसका सेंट्रॉइड जी पर लगे, सेक्शन ऑफ ए मेंबर, ठीक है, जी पर लगे, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सियल लोड, एक्सियल लोड इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट लोड, ठीक है। चलिए, एक्सियल लोड को डायरेक्ट लोड होता है, और डायरेक्ट लोड है इसी वजह से इसका डायरेक्ट स्ट्रेसेस आते हैं इसके द्वारा। अब आपको पता चल रहा होगा डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या कैसे आते हैं, सो तो पीछे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। एक्सियल लोड, अगला पॉइंट देखते हैं एक और, एक्सियल लोड प्रोड्यूस डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन द मेंबर, एक्सियल लोड प्रोड्यूस डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन द मेंबर which may be compressive और टेंसाइल, देखिएगा एक्सियल लोड यहाँ पे तो कॉलम का एग्जांपल ही है, तो आपको कॉम्प्रेसिव दिख रहा है, टेंसाइल भी हो सकता है, अगर उस उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पार होना चाहिए, ना कि कॉम्प्रेसिव है कि टेंसाइल, तो डिपेंड करेगा कि लोड कॉम्प्रेस करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन में आया कि उसको खींचने के लिए आया। खींचने के लिए अगर फिर सेंट्रोइडल एक्सिस के लॉन्ग लगता है तो वो आपका होगा टेंसाइल एक्सियल लोड, कॉम्प्रेसिव एक्सियल लोड कॉलम पे आता है। हम बार बार आपका कॉलम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, कॉलम का या कॉम्प्रेसिव मेंबर का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका यूनिट 1 में जो सिलेबस है वो आपका यही सब है, कॉलम है, चिमनी है, वायर्स हैं, यही सब आपके कॉम्प्रेसिव मेंबर्स के ऊपर आपका डिजाइनिंग के बारे में न्यूमेरिकल अच्छे करने, ठीक है। और कहिए, अगर एक सेंटर पर लगता है तो आपको पता है कि इसका यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है, यूनिफॉर्म कॉम्प्रेशन आता है, यूनिफॉर्म अंदर में क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, हर पॉइंट पर स्ट्रेस का वैल्यू समान होगा। एंड देखिए होता है कि एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म होगा। तो आई होप ये देखिए हमने यहाँ पे लिया फॉर कॉलम एंड स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव, डायरेक्ट स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव फॉर कॉलम एंड स्ट्रेट के लिए। कॉलम एंड स्ट्रेट में अंतर थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पे समझ लोग को पता नहीं चलता है कॉलम किसको कहते हैं, ठीक है। कॉलम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टड, स्पेशल केस ऑफ स्टड। स्टड क्या होता है अब देखेंगे, स्टड क्या होता है। ऐसा मेंबर, फ्रेम में लगाया हुआ ऐसा मेंबर जो कॉम्प्रेसिव लोड को झेल रहा है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड को झेल रहा है, तो उस मेंबर को बोलते हैं हम स्ट्रट। वो मेंबर वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे देखे होंगे ऐसे मेंबर्स। स्ट्रट आपका ट्रस में लगा हुआ, देखें बिजली का खंभा जो जाता है 11,000 वोल्ट वाला, उसके जो ट्रस बनाए जाते हैं, उसके जो ट्रसेस बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारे मेंबर लगे रहते हैं। जब हवा चलता है तो कुछ मेंबर कंप्रेशन में चला जाता है, कुछ मेंबर टेंशन में चला जाता है। खूबसूरती उस फ्रेम का ये है कि वो टेंशन भी झेलता है और कंप्रेशन भी झेलता है एक ही मेंबर समय आने पे। अगर हवा का डायरेक्शन बदल जाता है तो वही मेंबर जो कंप्रेशन पहले ले रहा था अब टेंशन लेने लगेगा, ठीक है। तो जो मेंबर कंप्रेशन जब लेते रहते हैं तो उस समय वो स्ट्रट कहलाते हैं, चाहे एंगल उसका जो भी हो, या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइन हो। अगर वो कंप्रेशन लिया हुआ है, अगर वो कंप्रेसिव मेंबर है, एक्सेल कॉम्प्रेसिव मेंबर है, तो कहलाता है स्ट्रट, और जब स्ट्रट प्योरली वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग रहता है, जब स्ट्रट along द वर्टिकल लाइन हो जाता है तो इसका एक अलग से नाम दिया गया है कॉलम। इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम एक स्पेशल एंगल पे स्ट्रट का सिचुएशन है जब कॉम्प्रेसिव मेंबर वर्टिकल हो, तो उसको बोला गया है कॉलम, ठीक है। और नहीं तो कॉम्प्रेसिव मेंबर अगर दूसरा एंगल पर है तो वो कहलाता है स्ट्रट, ठीक है। अगर कोई कहेगा कॉलम बनाए कंक्रीट का और कॉलम किसी 30 डिग्री पर लगा दिए और आप कहेंगे कि ये कॉलम है,
क्योंकि कंक्रीट से कॉलम भी तो बना है, तो एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल अगर वर्टिकल नहीं है तो कॉलम नहीं कहलाएगा, वो फिर स्ट्रट कहलाएगा। आपको क्या कहलाएगा? स्ट्रट। तो स्ट्रट हो या कॉलम हो, उसमें आपका डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिव आते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेसिव इन नेचर आते हैं, कॉम्प्रेसिव इन नेचर आते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा हम एक चीज़ देख लेते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो आया है कॉलम में, यहाँ पे कॉलम में जो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आया है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेस के डिफिनेशन आपको पते हैं, स्ट्रेस के डिफिनेशन आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बट अब आप लोग माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन सा फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स या इंटरनल फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट उसका मान बाहर से लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे जो आया है हम उसको मान लेते हैं सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, तो होता है आपका डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, डायरेक्ट लगा देते हैं आगे, डायरेक्ट फोर्स के कारण आ रहा है डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ कॉलम में जो आ रहा है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे लग रहा है एरिया, ठीक है। चलिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहाँ पे आपको आया है सिग्मा सी से हम कॉम्प्रेशन दिखा रहे हैं। फोर्स आया है यहाँ पे आपका कितना, फोर्स आया है यहाँ पे आपका लगाया गया है P, और एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन देखिए वहाँ दिखाया गया है B इंटू डी, B इंटू डी, एरिया हो गया आपका B इंटू डी। ये हो गया आपका स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे सिंपल सी है, ठीक है। चलिए यहीं तक हम लोग देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे आप कि अगर यहाँ पर फोर्स जो सेंट्रॉइड पे लगा, यानी कि सेंट्रॉइडल एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का है वो सेंट्रॉइडल एक्सिस से कॉन्साइड किया, एक्सिस ऑफ कॉलम से कॉन्साइड किया, तब तो ठीक है भाई, ये प्लेन सीधे सीधे इसे दब गया, ऐसे नहीं मुड़ा। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं प्रैक्टिकली केस में। ज़्यादातर तो आपका लोड, ज़्यादातर केस में लोड आपका कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कहीं इधर जोन में लगता रहेगा। डायरेक्टली लोड आपका सेंटर से कॉन्साइड नहीं करेगा, सेंटर से कॉन्साइड नहीं करेगा, तो क्या होगा, इधर लोड लगेगा तब कॉलम ऐसे नीचे तो आएगा ही, लेकिन ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। इधर अगर लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो कॉलम नीचे तो आएगा ही सीधे, लेकिन ऐसे मुड़ते हुए अपना प्लेन को लाएगा, ठीक है। और बेंड होगा, इधर वाला ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा और उधर वाला टेंशन में जाएगा, टेंशन में जाएगा बेंडिंग की वजह से, और डायरेक्ट आएगा कॉम्प्रेशन की वजह से। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन दोनों आएगा उस साइड के फेस पर। तो ये सब हम देखेंगे इसेंट्रिक लोड के केस में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसेंट्रिक लोड, यह है आपका एक्सियल लोड। अगला पढ़ेंगे इसेंट्रिक लोड। आपको पता है इसेंट्रिक लोड क्या होगा, यहाँ पर प्लेन में अगर इधर उधर जाता है एक्सिस के, सेंट्रोइडल एक्सिस के वोट नहीं लगता है तो वो इसेंट्रिक लोड कहलाता है। तो आगे आप पढ़ते हैं, चलिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू हम लोग करते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड। हमने देखा था क्या पीछे हमने देखा था एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड जैसे कि पहले से ही आप लोग को आइडिया लगभग हो चुका होगा कि इसेंट्रिक लोड क्या होता है, तो हम कुछ बातें बताते हैं पहले कि लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी एक्सिस ऑफ मेंबर, ये होता है आपका जो सेंट्रॉइड जी से पास होते हुए कॉलम को अंदर से पार होगा बीचे, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ मेंबर, एक्सिस ऑफ मेंबर, ठीक है। और एक्सिस ऑफ मेंबर के अलोंग अगर लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, तो वो फोर्स कहलाता है आपका, ये वाला जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये वाला बीच में जो लग रहा है, इसको कहते हैं एक्सियल फोर्स, FORC, एक्सियल फोर्स, ठीक है। और आपको बताया गया था कि एक्सियल फोर्स के कारण कोई बेंडिंग नहीं आता, डायरेक्टली ये कॉम्प्रेस होता था। आप खुद देख सकते हैं कि इसके सेंटर पर डायरेक्ट लगाएंगे तो कॉम्प्रेस होगा, लेकिन अगर ऐसा करके देखे होंगे कोई चीज़ को जो आपका
कॉलम टाइप का कोई रबर का अगर कोई वस्तु वगैरह है तो उसको दबाइएगा तो सीधे बीचे दबाइएगा तो सीधे दबेगा, बीचे दबाइएगा तो सीधे दबेगा, लेकिन आप किसी कोना तरफ दबाइएगा तो दबेगा तो जरूर, लेकिन ऐसे मुड़ते हुए दबेगा। ठीक है, तो जितना एक्सिस ऑफ मेंबर से जितना दूर लोड को ले जाके लगाइएगा, इन दोनों के बीच का जो एक्सिस ऑफ मेंबर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है, वो कहलाता है आपका इसेंट्रिसिटी ई, इसेंट्रिसिटी ई, इसेंट्रिसिटी ई। ठीक है, कहते हैं कि इतना डिस्टेंस से ये लोड इसेंट्रिक है, इतना डिस्टेंस से ये लोड इसेंट्रिक है। ये करता क्या है लोड? ये लोड अब क्या करेगा? कॉम्प्रेसिव लोड तो है ही है, तो कॉम्प्रेस तो करेगा ही, कॉम्प्रेस के साथ साथ एक्सिस से दूर भाग गया है तो बेंडिंग मोमेंट देगा। आपका क्या देगा ये लोड? ये लोड बेंडिंग मोमेंट देगा इस डायरेक्शन में, बेंडिंग मोमेंट देगा एम, कितना देगा? P इंटू ई के बराबर से, P इंटू ई के बराबर से बेंडिंग मोमेंट देगा इस सेक्शन को, इस सेक्शन को P इंटू ई से बेंडिंग मोमेंट देगा, P इंटू ई से बेंडिंग मोमेंट देगा। तो बताइएगा इस सेक्शन को इधर लगा, हम बीचे बीचे इस पे लगाए हैं यहाँ पे इधर। ठीक है, इसको पहले दबाएगा, कॉम्प्रेसिव लोड है तो दबाएगा, उसके बाद आपका ये बेंडिंग मोमेंट बेंड भी करेगा, बेंड करेगा तो बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है? देखिएगा जिस एक्सिस के अबाउट होगा उस एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा। इसकी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बेंडिंग है ना, तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? देखिएगा ध्यान से, किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये वाला एक्सिस, ये वाला, यहाँ से जो एक्सिस है ना, यहाँ से ऐसे एक्स से पार हो रहा है। ठीक है, इसको अगर एक्स कह दें, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शन है, अब क्या होगा? बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, इस एक्सिस के अबाउट अब बेंड होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अब बेंड होगा। ठीक है, इसेंट्रिक लोड के वजह से, इसेंट्रिक लोड के वजह से, इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोड, जो लाइन ऑफ एक्शन से दूर लगता हो। ये क्या करता है? कॉम्प्रेशन के साथ साथ, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन के साथ साथ बेंडिंग कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन देता है। ठीक है, चलिए बेंडिंग कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन देगा। ये बहुत डिफिकल्ट और ज़्यादातर केस में हम लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल है यही लोड लगाना कॉलम पे, इसी तरह के लोड लगता है, ब्रेक सेंटर पे तो लगता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन वगैरह, उसके बाद हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी गड़बड़ा जाएगा जी। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले स्ट्रेन बराबर आ रहा था सब जगह, तो स्ट्रेस भी बराबर हो रहा था। अब स्ट्रेन एक तरफ ज़्यादा कंप्रेस होगा, बेंडिंग देखिए, बेंडिंग कंप्रेशन भी इधर ही आ रहा है, बेंडिंग के वजह से कंप्रेशन भी इधर ही आ रहा है, बेंडिंग के वजह से लोड मेंबर कंप्रेस भी इधर ही हो रहा है, और डायरेक्ट कंप्रेशन भी इधर ही आ रहा है, डायरेक्ट कंप्रेशन भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन और डायरेक्ट की वजह से कंप्रेशन, दोनों कंप्रेशन इसी साइड, तो ज़्यादा इधर कंप्रेस होगा, और इस साइड वाला डायरेक्ट की वजह से कंप्रेस होगा, डायरेक्ट की वजह से कंप्रेस होगा, और बेंडिंग की वजह से टेंशन में जाएगा, बेंडिंग की वजह से टेंशन में जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पर हावी होगा, इस साइड के फेस वाला पर, लोड के जस्ट अपोजिट साइड के फेस वाला पर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट ज़्यादा होगा वो हावी होगा। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका बेंडिंग डायरेक्ट कंप्रेशन, और आपका ये है आपका बेंडिंग कंप्रेशन। दो ये वाला फेस पर, ये वाला फेस पर, ये वाला फेस पर आपका आया है डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन। जस्ट इसके अपोजिट वाला फेस पर, ये वाला फेस पर, ये वाला फेस पर आपका जस्ट इसका अपोजिट वाला फेस पर आएगा ए, देखिए ए आ रहा है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट में तो कंप्रेशन है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये आपका है बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग टेंशन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट, अगर दोनों का रिजल्टेंट अगर कंप्रेशन है तो फिर क्या होगा? आपका स्ट्रेस तो कंप्रेसिव आएगा लेकिन कम आएगा, इधर से इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए ना कैसा है, इधर ज़्यादा रहेगा और इधर कम रहेगा। है दोनों कंप्रेशन ही, लेकिन इधर वाला कंप्रेशन कम गया धीरे धीरे। कैसे, क्यों कम गया? क्योंकि
क्योंकि इधर टेंशन आकर के कम कर दिया है कंप्रेशन को, डायरेक्ट कंप्रेशन को टेंशन ने कुछ खत्म किया है, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन को टेंशन ने कुछ खत्म किया है। यही प्रॉब्लम है, कंक्रीट का कॉलम रहता है जी, कॉलम आपका कंक्रीट का रहता है, टेंशन अगर बेंडिंग की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि कंप्रेशन से भी ज़्यादा हो, एक समय बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगा, टेंशन इसेंट्रिसिटी बढ़ाइए बेंडिंग बढ़ेगा, बेंडिंग बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, इसेंट्रिसिटी बढ़ाइए बेंडिंग बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा तो बेंडिंग बढ़ेगा, बेंडिंग बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ते बढ़ते अगर कंप्रेशन से भी ज़्यादा हो गया, डायरेक्ट कंप्रेशन से ज़्यादा अगर टेंशन हो गया तो क्या होगा, कंक्रीट में टेंशन तो झेलने का शक्ति है नहीं, कॉलम क्रैक कर जाएगा, कॉलम क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो यही सब सिचुएशन को तो हम लोग को हैंडल करना है इस चैप्टर में, यही सब सिचुएशन को हैंडल करना है कि जीरो टेंशन आई इस फेस पर, उसके लिए क्या कंडीशन है, कहाँ तक लोड लगा सकते हैं कि यहाँ तक जीरो टेंशन ही है, जीरो मतलब कि रिजल्टेंट इन दोनों का जीरो है, जीरो टेंशन कर सकते हैं, टेंशन ना आना चाहिए, कहीं कंक्रीट का टूट जाएगा भाई, कंक्रीट का टूट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें चल रही है। अभी हम मान रहे हैं कि रिजल्टेंट में कंप्रेशन ज़्यादा है, लेकिन कंप्रेशन फिर भी इधर से तो इधर कम ही रहेगा क्योंकि टेंशन ने कुछ घटाया है, ठीक है। यह है आपका बेस पर का इसेंट्रिक लोडिंग का कंडीशन है, बेस पर का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आप हमने माना इस एक्सिस के अलोंग पी, यहाँ पर पी लग रहा है, इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर पी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे पी लग रहा है, ठीक है। तो प्लान में जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका एलिवेशन में पी यहाँ, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। प्लान में देखिएगा तो ये पॉइंट दिखेगा ऊपर से लोड, ऐसे लग रहा है लोड, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके बेस का डायग्राम ऐसा बनेगा, ए नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसके लैंग्वेज के रूप में कुछ देख लेते हैं कि लिखना होगा तो आप कैसे लिखिएगा। इसेंट्रिक लोड का डिफिनेशन कहता है कि ए लोड एक्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉयड ऑफ सेक्शन, फ्रॉम द सेंट्रॉयड ऑफ सेक्शन, सेंट्रॉयड एक्ट सेक्शन से अवे लगता हो, दूर लगता हो, और लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन, लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन not coincide, do not coincide with the axis of member, with the axis of member, do not coincide with the axis of member। ये axial load है, this is eccentric load, this is eccentric load and this is axial load। This load is coincide with the axis of member, this load is coincide with the axis of member, but this load is not coincide with the axis of member, this load is not coincide with the axis of member, so this is called eccentric load, this is called eccentric load, okay। Here do not coincide with the axis of member is called as eccentric load, is called as eccentric load, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन बता दिए आपको बहुत बार, लाइन ऑफ एक्शन की फोर्सेस का, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है फोर्स जिस डायरेक्शन में लगते रहता है उसके लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन का कोई एंड नहीं होता है जी, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका लाइन कैन नेवर टर्मिनेट, लाइन कैन नेवर टर्मिनेट, लाइन कैन नेवर टर्मिनेट, इट्स एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन अप टू इन्फिनिटी, इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन अप टू इन्फिनिटी, लाइन कैन नेवर टर्मिनेट, लाइन कैन नेवर टर्मिनेट। ये लाइन है फोर्स के एक्शन का, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा, अब इधर से लगे तो भी लाइन ऑफ एक्शन वही है और इधर से लगे तो भी लाइन ऑफ एक्शन वही है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ठीक है। लाइन के बोथ एंड इनफाइनाइट दूरी तक जाते हैं तो लाइन कहलाता है। अगर एक एंड भी टर्मिनेट कर गया तो फिर रे बन जाता है, एक एंड भी टर्मिनेट कर गया तो फिर रे का डिफिनेशन का अंदर आ जाता है। चलिए एक एंड टर्मिनेट करके दूसरा एंड बढ़ रहा है एरो लगा के, तब रे कहलाता है। ऐसा नहीं कि दोनों एंड टर्मिनेट कर दिएगा तो फिर लाइन का सेगमेंट कहलाने लगेगा, लाइन का सेगमेंट कहलाने। चलिए अपना सिलेबस पे आते हैं। द इसेंट्रिक लोड प्रोड्यूस ए बेंडिंग स्ट्रेस एज वेल एज डायरेक्ट स्ट्रेसेस। अभी देखें ना, अभी देखें डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट लोडिंग तो आया ही है सेक्शन पे, डायरेक्ट तो दबाएगा ही, लेकिन साथ साथ बेंड करेगा, साथ साथ बेंड करेगा, साथ साथ बेंड करेगा। तो ये जो इसेंट्रिक लोड है आपका प्रोड्यूस करता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, प्रोड्यूस करता है बेंडिंग स्ट्रेसेस एज वेल एज, साथ साथ डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस दोनों देता है। ये डेंजर है आपका, ये डेंजर है। इसमें से इसेंट्रिक लोड कहीं भी जाकर लग सकता है जी, लेकिन आप लोग का जो सिलेबस में दिया गया है वो पढ़ना है किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएंगे, किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएंगे लोड को और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पर चलवाते रहेंगे। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएंगे तो आपका डबल प्रिंसिपल एक्सिस में डबल बेंडिंग मूवमेंट आने लगेगा,
ठीक है, दो साइड से बेंडिंग मोमेंट आने लगेगा, दोनों से बेंड करने लगेगा कॉलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी कैसे लिखिएगा आप, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ मेंबर एंड पॉइंट ऑफ लोडिंग, या फिर कह सकते हैं एक्सिस ऑफ मेंबर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोडिंग, ये भी कह सकते हैं, ये सेंटेंस बन सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ मेंबर एंड पॉइंट ऑफ लोडिंग, लोडिंग जहां जिस पॉइंट पे किया गया उस पॉइंट का दूरी एक्सिस ऑफ मेंबर से ई है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ मेंबर के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कहलाएगा आपका उस लोड के लिए इसेंट्रिसिटी, इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। इट इज डिनोटेड बाई ई से डिनोट करते हैं इसको। आई होप पूरा आपका इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल लोड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड कवर हो गया होगा। और बेस के पास में दो मुद्दे हैं हम लोग के इस चैप्टर में, एक तो कि टेंशन इधर आया है तो वो हमको डिस्टर्ब करेगा हमारा स्ट्रक्चर को, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग को लड़ना रहता है केवल स्ट्रक्चर को गिराने वाले लोगों के साथ, और यहाँ गिराने वाला लोग में हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर को टेंशन तोड़ सकता है, तो हम लोग ध्यान रहेगा उस पर। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर को के बेस को खराब कर सकता है, स्ट्रक्चर के बेस में सॉइल है उसको खराब कर सकता है। सॉइल को चाहिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो सॉइल के बेरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक रहती है, ले लेगी। लेकिन आप अगर सॉइल को पंच कीजिएगा, पॉइंट लोड लगा करके एक जगह लगाइएगा, या किसी साइड में ज़्यादा लोड दीजिएगा, किसी साइड में कम लोड दीजिएगा, तो वो सॉइल जो है फेल होने लगता है। वो सॉइल आपको बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का सह नहीं पाता है, उतना बेरिंग कैपेसिटी नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सॉइल को दे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके लोड दे। जानते हैं रेल कितना हैवी होता है, रेल का लोको पायलट जो होते हैं, इंजन होते हैं, उसके हैवी इतने वेट होते हैं, उसको 2 से 2.5 इंच के आसपास के पर ट्रैफिक पर चला देते हैं जी, और वो मिट्टी के ऊपर रख करके। कभी उतना हैवी लोड को मिट्टी पर डायरेक्ट रेल के चक्का को उतार दीजिए ना मिट्टी पर, पूरा का पूरा धांसते काटते जाएगा मिट्टी को, सीआर में पंचिंग से फेल होते जाएगा, डायरेक्ट पंचिंग से सॉइल फेल होते जाएगा उसके चक्का से। लेकिन हम लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि हम लोगों ने पहले उस चक्का को रेलवे लाइन पे रखा, रेल्स पे रखा, किस पे रखा, रेल्स कहलाता है उसको, रेल्स कहते हैं उसको, आएगा ट्रांसपोर्टेशन तो हम पढ़ाएंगे रेल्स, ठीक है। एसएससी जेई के बैच में आइएगा तो बहुत डिटेल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो रेल्स पर रखे, रेल्स को फिर क्या किया, लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट दिए। रेल्स पे आपका क्या आ रहा था, आपका चक्का जहाँ पे रुकता था वहाँ पर पॉइंट लोड आता था। क्या आता था, पॉइंट लोड भी डेंजर है आपके सॉइल के लिए, पॉइंट लोड बहुत डेंजर है, ठीक है। पॉइंट लोड को क्या किया, स्लीपर दे दे करके लाइन लोड बनाया। पहले पॉइंट लोड को लाइन लोड बनाया, और लाइन लोड को ब्लास्ट के ऊपर रखा। किसके ऊपर, ब्लास्ट इज बेस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्ट्रेस। लोड के बहुत अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है ब्लास्ट को यूज किया जाता है। ब्लास्ट क्योंकि ब्लास्ट के हर एक ब्लास्ट एक दूसरे जो होते हैं कौन सा एंगल से कनेक्ट हो जाता है, किधर एक ब्लास्ट डिफरेंट ब्लास्ट को अलग अलग अमाउंट में लोड को ट्रांसफर कर देता है। इसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा होता है, तगड़ा होता है। इसीलिए लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लास्ट का शेप साइज वगैरह सभी इस तरह से रखा जाता है, और अमाउंट इस तरह से रखा जाता है, और सजा करके इस तरह से रखा जाता है कि सॉइल उस एरिया के जहाँ पे सॉइल सबग्रेड है उसको पर जाते जाते उतना स्ट्रेस को फैला करके कम कर ले कि सॉइल उस आने वाले स्ट्रेस को अपने बेरिंग कैपेसिटी से झेल ले, ठीक है। तो इस कॉलम के बेस के पास भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम देखना स्टार्ट कर दे। इधर हमने माना है कि कंप्रेशन ज़्यादा है टेंशन से, तब रिजल्टेंट कंप्रेशन कम है इधर, और इधर कंप्रेशन ज़्यादा है इधर, तो दोनों जुट गया है। बेंडिंग कंप्रेशन प्लस डायरेक्ट कंप्रेशन दोनों जुट गया है, दोनों की वजह से दबेगा। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।